नमस्कार, मैं वैद्य रमा खटावकर अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ जिसका नाम है लर्निंग आयुर्वेद विथ वैद्य रमा खटावकर। विशेष करके ये चैनल बनाया गया है आयुर्वेद के स्नातकों के लिए, जो पदवी और पदव्युत्तर यूजी और पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। खास करके आयुर्वेद के बारे में ही यहाँ पर बात की जाएगी और ज़्यादातर वीडियोस होंगे स्त्री रोग प्रसूति के संदर्भ में और बाकी भी आयुर्वेद के विषय इसमें होंगे। आज का विषय है रजोवह स्त्रोतस। तो चले वीडियो को शुरू करें। रजोवह स्त्रोतस के बारे में बात करने से पहले स्त्रोतस की आयुर्वेदीय कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आप सब पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक शॉर्ट रिवीजन हम लेंगे। श्रवणात् स्त्रोतांसी, ये स्त्रोतस की व्याख्या दी है। दूसरा है स्त्रोतांसी खलु परिणाम आपत्त्यमान भावानाम अभिवाहिनी भवन्ति अयन अर्थ है। इसका अर्थ क्या है हम सब देखने वाले हैं। परिणाम आपत्त्यमान भाव इस तरह से यहाँ पर उल्लेख है, उसका ये मतलब है पूर्व धातु से उत्तर धातु में उसका परिवर्तन होना। और स्त्रोतस के जो पर्यायी नाम दिए हैं चरक संहिता में, उनमें से भी ये स्त्रोतस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। पर्यायी नाम इस तरह से है श्रवणा स्त्रोताओं से, इसलिए स्त्रोतस नाम दिया है। सिरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथान, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृता संवृत, स्थान, आशय, निकेता आदि। इस तरह का ये और भी कुछ स्त्रोतस की परिभाषा दी है, उनका सब मिलके अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं। शरीर का कोई भी भाव पदार्थ जहाँ पर उत्पन्न होता है, जहाँ पर वो रूपांतरित होता है, जहाँ उसका धारण होता है, जहाँ से वहन होता है और उसका निष्क्रमण होता है, उन सभी रचनाओं को उस भाव पदार्थ का स्त्रोतस कहते हैं। स्त्रोतस की इतनी शॉर्ट रिवीजन अपने आगे की पढ़ाई के लिए फिलहाल के लिए काफ़ी है। अब हम देखेंगे रजोवह स्त्रोतस या फिर किसी भी स्त्रोतस का अगर अभ्यास करना है तो आयुर्वेदिक तरीके से कौन से मुद्दों के आधार पर ये होगा। एक तो उस स्त्रोतस का नाम, फिर पर्यायवाचक नाम, फिर कौन से भाव पदार्थ का वो स्त्रोतस है वो, उसका प्रकार, स्थान, कार्य, दोष प्राधान्य, धातु उपधातुओं का संबंध, ये तो सभी बेसिक मुद्दे हैं ही। और इससे महत्वपूर्ण मुद्दे और भी उसके आगे के ज़्यादा है जो व्यवहारिक चिकित्सा में निदान में हमें काम आते हैं। स्त्रोतस का मूल स्थान, स्त्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु, स्त्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण, स्त्रोतोदृष्टि की सामान्य चिकित्सा, फिर उस स्त्रोतस का रचना शारीर और क्रिया शारीर, इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम रजोवह स्त्रोतस का अभ्यास करने वाले हैं। अब इन्हीं मुद्दों के आधार पर अगर जाना है तो उस स्त्रोतस का नाम है रजोवह स्त्रोतस। पर्यायी नाम है आर्तवः, रक्तवः, शोणितवः। रक्त शब्द के सभी पर्याय आर्तव के लिए ग्रंथों में है और यहाँ पर तंत्र युक्ति का उपयोग करके संदर्भ से अर्थ लगाना है। आर्तव का रक्त का अर्थ कब आर्तव है, कब जीव धातु रक्त है आदि। अब इस स्त्रोतस का भाव पदार्थ है, 3 भाव पदार्थ मुख्य है जिसका निर्मिति, परिणमन, वहन, निष्क्रमण आदि होता है। वो 3 भाव पदार्थ इस तरह से, एक है रज जो रजस्त्राव के रूप से जाता है, दूसरा है स्त्री बीज जो गर्भ धारण करता है और तीसरा है गर्भ। गर्भ की भी निर्मिति, वहन, परिणमन, वृद्धि, विकास सब इन्हीं रचनाओं के अभ्यंतर होते हैं। इसलिए ये 3 भाव पदार्थ रजोवह स्त्रोतस के प्रमुख भाव पदार्थ है। और इस स्त्रोतस का प्रकार क्या है? स्त्रोतस के प्रकारों का वर्गीकरण कुछ आयुर्वेद में अनेक कैटेगरीज में किया है। उनमें से रजोवह स्त्रोतस और संनिवह दोनों के बारे में ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहला शब्द है स्त्री विशिष्ट। इसका मतलब है पुरुष शरीर में ये स्त्रोतस होते ही नहीं, जिस शरीर में ये स्त्रोतस है उस देह को स्त्री कहते हैं। ऐसी स्त्री की परिभाषा स्त्री शब्द की है। तो ये स्त्री विशिष्ट स्त्रोतस है। बहिर्मुख स्त्रोतस है। अंतर्मुख बहिर्मुख ऐसी एक कैटेगरी उन्होंने की है। बहिर्मुख इसलिए कि शरीर के बाहर उसका मुख खुलता है, कुछ पदार्थ शरीर में से बाहर जाते हैं और कुछ पदार्थ बाहर से शरीर के अंदर आने के लिए वो स्त्रोतस का द्वार शरीर के बाहर खुलता है। इसलिए इसे स्त्री विशिष्ट बहिर्मुख स्त्रोतस और स्थूल स्त्रोतस कहा गया है। वो दिखता है, दिखाई देता है, इसलिए वो स्थूल स्त्रोतस है। अब इसका स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधोनाभि जो अपान क्षेत्र है, वात का स्थान है, शरीर का वो हिस्सा, वो अधोनाभि वात स्थान है। श्रोणी प्रदेश, अपान क्षेत्र, ये थोड़ा महत्व का मुद्दा है। एक सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, ते व्यापिनो अपि
रुद्र नाभ्य मधो ऊर्ध्व अधो मध्योर्ध्व संश्रय। अष्टांग हृदय का ये सूत्र है। इनमें से हृदय और नाभि दो फिक्स पॉइंट उन्होंने दिए हैं। हृदय के ऊपर का भाग कफ के अधिपत्य का है, हृदय नाभि के मध्य का भाग है पित्त का, और अधो नाभि का भाग है नाभि के शरीर, नाभि शरीर मध्य अगर माना तो नाभि के नीचे वाला सारा जो हिस्सा है शरीर का, उसमें वात दोष का प्रभाव अधिक होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा ते व्यापीन, पूरे शरीर में सारे दोष व्यापीन होते ही होते हैं। फिर भी कुछ ऐसे 3 स्थान उन्होंने बताए गए हैं कि वहाँ पर उनका प्रभाव, उनका कार्य बाकी स्थानों से ज़्यादा दिखता है। इसलिए अधोनाभि भाग ये वात का है और आर्तव व स्रोतस का स्थान वही है। इसका क्या महत्व है आगे जाके हमें पता चलेगा। अब इसका स्थान है श्रोणी प्रदेश, अपान क्षेत्र। एक दूसरा सूत्र भी हम पहले पढ़ चुके हैं अपान के संदर्भ में, अपानो अपानगः श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचर। यहाँ फिर से तंत्र युक्ति का इस्तेमाल करके मेढ्र की जगह हमने योनि लेनी है। तो अपान वात दोष के जो 5 प्रकार है उनमें से जो आर्तव व स्रोतस की सारी रचनाएं अपान के क्षेत्र में ही आती है, जहाँ अपान वायु का ज़्यादा प्रभाव होता है। श्रोणी, बस्ती, नाभि, योनि, वंक्षण, उरु, पार्श्व, ये सारा जो शरीर का हिस्सा है वो अपान क्षेत्र में आता है। तो इसलिए इसका स्थान है श्रोणी प्रदेश, अधोनाभि, अपान क्षेत्र। अब आगे अगला मुद्दा है रजो व स्रोतस के कार्य। किसी भी स्रोतस की परिभाषा में ही हमने ये देखा कि भाव पदार्थ की उत्पत्ति, परिणमन आदि, तो उसी नियम से ये जो त्रैवर्त योनि की रचनाएं हैं वहाँ क्या क्या होता है। भाव पदार्थ तो 3 हमने देखे, रजस, त्रिबीज और गर्भ। तो रज के बारे में, रज की उत्पत्ति, परिणमन मतलब उसका रूपांतर, प्रसाद रूप रज का मल रूप रज में रूपांतर, धारण, कुछ समय तक वो धारण करना, धारण, वहन और निष्क्रमण, ये सारे रजस्त्राव के बारे में भी होते हैं। फिर स्त्री बीज के बारे में भी यही होते हैं, स्त्री बीज की निर्मिति, परिणमन, धारण, वहन और उत्सर्जन, ये भी इसी स्रोतस का कार्य है। उसके आगे वाला जो तीसरा भाव पदार्थ है गर्भ, गर्भधारणा मतलब गर्भ की निर्मिति, फिर उसका परिणमन का मतलब है वृद्धि और विकास, फिर धारण, 9 महीने तक धारण करना गर्भाशय का काम है। उसके आगे वहन, बाह्य योनि द्वार तक उसका प्रसूति के समय वहन, और शरीर के बाहर निष्क्रमण, ये भी सारा कार्य आर्तव स्रोतस का ही है। और एक चौथा कार्य है व्यवहार, व्यवहार का मतलब है मैथुन। यह है रजो स्रोतस के स्थान कार्य। आगे का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है स्रोतस, रजो स्रोतस का मूल स्थान। मूल स्थान की एक कंसेप्ट है, इसके बारे में भी एक शॉर्ट रिवीजन हमें करने की जरूरत है। मूलम इति प्रभव स्थानम, स्रोतस की सारी जो रचनाएं हैं उनमें एक कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है। अगर उस पर चिकित्सा दी जाए तो स्रोतस के कार्य सारे सुचारू रूप से होते हैं। वो अगर प्राकृत है तो पूरा स्रोतस प्राकृत रहेगा। स्रोतस में ये एक आयुर्वेद की यूनिक संकल्पना है कि आयुर्वेद इस वैद्यक शास्त्र को बाकी वैद्यक शास्त्रों से अलग माना जाता है। कुछ विशेषताएं हैं, उनमें से ये एक मूल स्थान की कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे पेड़, मूल का मतलब है जड़, पेड़ की जड़ को अगर हम नियमित रूप से पानी खाद देते रहे तो पूरा वृक्ष हमेशा के लिए प्राकृत हरा भरा रहता है। अगर जड़ में ही खराबी रही, कुछ कृमि कीट लगे, तो पूरे वृक्ष में भी कोई ना कोई विकृति हमें नजर आती है। अगर विकृति की चिकित्सा करनी है, पत्ते अगर सूख गए हैं तो पानी हम पत्तों को नहीं देते, जड़ को देते। वही कंसेप्ट यहाँ पर स्रोतो मूल की कंसेप्ट यही है। अब आर्तव स्रोतस का मूल स्थान यह है, तयोः मूलम गर्भाशयम आर्तववाहिन्यश्च धमन्या। गर्भाशय और आर्तववाहिनी, आर्तववाहिन्या, 2 आर्तववाहिन्या, ये 2 मूल स्थान आर्तव स्रोतस के बताए गए हैं। प्रैक्टिकली हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करके ये प्रत्यक्षतः देख सकते हैं। उत्तर बस्ती हम देते हैं गर्भाशय में, और बाकी की भी सारी जो विकृतियां हैं वो हम प्रत्यक्षतः देख सकते हैं कि वो दूर हो गई। आर्तववाहिनी, ट्यूबल ब्लॉक, इनफर्टिलिटी के पेशेंट ट्यूबल ब्लॉक लेके जो आते हैं, अनोव्युलेटरी साइकिल्स लेके जो आते हैं, उनकी भी चिकित्सा हम गर्भाशय में उत्तर बस्ती देके यशस्वी रीत्या करते हैं। तो ये मूलस्थान की कंसेप्ट है। आगे का मुद्दा है दोष प्राधान्य। अभी हमने देखा 2 स्थान, कार्य वगैरह सब, तो उसके हिसाब से अपान वायु का जो कार्य है,
अपन यहाँ पर अधोनाभि प्रदेश में ये स्थित है, पूरे के पूरे स्रोतस पर वात दोष का और उनमें से भी अपान वायु का प्रभाव है, ये ऐसा हम स्टेटमेंट कर सकते हैं। इसका कारण 4 है। एक तो उसका स्थान अपान क्षेत्र है, उसके कार्य जो है वो अपान वायु के जो कार्य है शुक्र, आर्तव, शक्रोन्मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, उनमें से शुक्र मतलब स्त्री शुक्र, स्त्री बीज और गर्भ, इनका और रज, इन सबका निष्क्रमण का कार्य अपान वायु करता है। इससे भी साबित होता है कि अपान वायु का प्रभाव है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसके स्त्रोतोदृष्टि के कारण और स्त्रोतोदृष्टि की सामान्य चिकित्सा सूत्र, ये भी वात दोष के ही अधीन है। कैसे, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो दोष प्राधान्य में वात दोष और अपान वायु हो गए। अब धातु का संबंध क्या है? सप्त धातुओं में से गर्भाशय तथा त्रावर्त योनि की सारी रचनाएं मांस धातु से घटित है। यह है मांस धातु का संबंध। श्रोणी की जो अस्थियां हैं, अस्थि धातु का विशेष संबंध प्रसूति के समय, प्रसव अवस्था में इन अस्थियों की विशेष भूमिका होती है। अगर वो रचना श्रोणी के अस्थियों की सही रही, प्राकृत रही, अवकाश उन्होंने ठीक से क्रिएट किया, तो प्रसूति प्राकृत होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इनमें इनकी रचना ही कम है, उनमें अवकाश कम है, तो प्रसूति में कुछ न कुछ विकृति आ सकती है। रस धातु का जो विशेष कार्य है वो गर्भिणी अवस्था में उसका महत्व है। रक्त धातु का विशेष महत्व प्रसव अवस्थाओं में है। और भी कुछ विशेष चर्चा करने का जो मुद्दा है, सातवां धातु अर्थात स्त्री शुक्र। सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता के भी चक्रदत्त टीका में इस स्त्री शुक्र का विशेष अलग उल्लेख है। 7 धातुओं में से जो अस्थि मज्जा और उसके बाद जो शुक्र धातु है वो स्त्री और पुरुष में दोनों समान है। ऐसी बात नहीं है कि 7वां धातु जो पुरुष शरीर में शुक्र, उसका काउंटर पार्ट आर्तव है, ये बात नहीं है। तो 7 धातुओं में 7वां धातु स्त्री और पुरुष शरीर में सेम होता है। पुरुष शरीर में जो कार्य पुरुष शरीर का शुक्र करता है, वही कार्य जो यहाँ पर सूत्र में आपको दिखाई दे, धैर्य, चवन, प्रीति वगैरह, वही कार्य स्त्री शरीर में स्त्री शुक्र भी करता है, सिवाय गर्भधारण के। सिर्फ गर्भधारण का काम स्त्री शरीर में आर्तव करता है और बाकी सारे कार्य जो स्त्री शरीर का 7वां धातु जो है स्त्री शुक्र, वो करता है। बीज निर्मिति और गर्भधारण ये कार्य आर्तव के हैं। बाकी सारे जो कार्य है सुश्रुत में जो दिए हैं और जो दिखाई देते, शुक्रम, धैर्यम, चवनम, प्रीतिम, देहबलम, हर्षम, बीजार्थम च। चवन का मतलब यहाँ पर है झरना, टपकना, निकल जाना, स्त्रावित होना, च्युत होना, ये सारे अर्थ है। इसका सीधा मतलब हर्ष से है। हर्ष का मतलब है व्यवहार, व्यवहार का आनंद लेना। और पूरे शरीर में जो शुक्र रह के धैर्य, देह बल, प्रीति, ये सारे काम करता है। शरीर का उत्साह बनाए रखने का जो काम करता है वो व्यवहार के समय बाहर आता है। जैसे पुरुष का आता है वैसे स्त्री का भी आता है। पुरुष का शुक्र की मात्रा अधिक होती है 7वें धातु की, इसलिए वो दिखाई देता है। स्त्री शुक्र की मात्रा कम होती है। ये इस तरह से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर पूरे शरीर में जब तक शुक्र है तब शरीर का उत्साह, देह बल बनाए रखता है। जब वो व्यवहार समय शरीर के बाहर आ जाता है तब टेम्पररी, थोड़े समय के लिए ये सारा उत्साह, देह बल थोड़े समय के लिए कम हो जाता है। गलावट ये जो महसूस होती है, उसके बाद उससे सारे शरीरगत शुक्र बाहर आ जाता है। स्त्री शुक्र की कंसेप्ट यही यहाँ से क्लियर होती है। तो ये हो गया धातु का संबंध। उपधातु के बारे में, रस धातु का जो उपधातु है, रस धातु के 2 उपधातु है, स्तन्य और रज, दोनों स्त्री रोग प्रसूति के विषय से संबंधित है। उनमें से जो रज है उपधातु, वो इस स्रोतस का भाव पदार्थ है। बाकी जो है महत्वपूर्ण मांस धातु का जो उपधातु है, स्नायु और पेशी, उनका भी इस स्रोतस की रचनाएं अपनी जगह पर दृढ़ रखने में उनका काम होता है। जब ये इन पेशियों में, जब गर्भाशय संबंधित पेशियों में जो स्त्री विशिष्ट पेशियां 20 बताई है, उनमें से त्रैवर्त योनि में 10 है। इन पेशियों में अगर शैथिल्य आ गया तो आगे जाके योनिस्त्रंस, महायोनि, अंडिनी, फलिनी और उसके ही साथ अंतर्मुखी योनि पर इस तरह से की विकृतियां इन पेशी शैथिल्य से होती है। तो यह है उपधातुओं का संबंध स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र से। अब आता है मल का संबंध। 2 मल इस
स्त्रोतस के संबंध में हम दो मल है इस तरह से कह सकते हैं। एक तो है मांस धातु का मल ख मल। ख का मतलब है अवकाश, कैविटी। तो मांस धातु से घटित अगर गर्भाशय है और पूरे आर्तव स्त्रोतस में कैविटी ही है तो सॉरी, मांस धातु में जब चय अपचय की क्रिया होती है तब जो वेस्ट प्रोडक्ट मल निर्माण होता है वो गर्भाशय की कैविटी में आता है। उसी को ख मल और आर्तव स्त्रोतस का मल भी हम कह सकते हैं। इसका कार्य है स्नेहन करना, कि उस ल्यूब्रिकेंट कार्य है और इसकी वजह से उसका कार्य, स्त्रोतस का कार्य सही ढंग से चलता रहता है। और जब अपना कार्य हो जाता है, कार्य हो जाने के बाद वो शरीर के बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको मल कहते हैं। तो ख मल ये भी एक मल, मांस धातु का मल आर्तव स्त्रोतस से संबंधित है। और दूसरा रज की दो अवस्थाएं उन्होंने बताई है, एक है प्रसाद रूप रज, दूसरा है मल रूप। ऋतु काल में होता है, ये आगे जाके हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। अब सिर्फ मल के संदर्भ में इतना ही देखना है कि ऋतु काल में जिस रज में गर्भधारणा की क्षमता होती है वो प्रसाद रूप रज कहलाता है। अगर गर्भधारणा नहीं हुई तो रज प्रवृत्ति के समय, रजक काल में ये शरीर के बाहर निकल जाता है। तो इसलिए उसको गर्भधारणा न होने के बाद का जो रज है वो है मल रूप रज। तो मल का संबंध ख मल, मांस धातु का मल और मल रूप रज, इस तरह से हम स्पष्टीकरण दे सकते। अब अगला मुद्दा है आर्तव स्त्रोतो दृष्टि के सामान्य हेतु। 2-3 सूत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से पहला सूत्र हम देखेंगे चरक विमानस्थान का। शुक्र व स्त्रोतस दृष्टि के जो हेतु है वही आर्तव स्त्रोतस के भी है। ये हमने ये इस सूत्र में हमें दिखाई देता है। पहली जो लाइन में दिखाई दे रहा है, अकाल यो निगमनात् निग्रहात् अतिमैथुनात्। इसका मतलब है आर्तव स्त्रोतस का जो कार्य है व्यवय कार्य का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग, ये स्त्रोतो दृष्टि के मूल हेतु है। और दूसरी लाइन में जो चौथा हेतु दिया है, शस्त्र, क्षार और अग्नि भी। शस्त्र, क्षार, अग्नि के जो उपद्रव स्वरूप जो उसका नुकसान होता है स्त्रोतस के कार्य का और रचनाओं का, उसका संबंध, उसका अर्थ इस सूत्र में ये बताया गया है। अकाल योनिगमन, अकाल का मतलब है वय की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से यहाँ बताया गया है बाला और वृद्धा। आर्तव स्त्रोतस की रचनाएं पूर्णतः विकसित होने का जो कालखंड है 16 से 18 साल के आसपास, उससे पहले अगर वैवाहिक क्रिया हो गई तो वो अकाल है। और उसके बाद रजोनिवृत्ति के बाद का जो वय है, वयोअवस्था है, वृद्धावस्था, वो भी अकाल है। उस अवस्था में भी अगर वैवाहिक क्रिया हो गई तो वो भी स्त्रोतो दृष्टि का कारण, स्त्रोतस में विकृति बनाने का कारण हो सकता है। निग्रहात् का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव एज जो है, रज प्रवृत्ति शुरू होने के बाद और रजोनिवृत्ति से पहले का जो वय है 18 साल से, 18 के आसपास के साल से 45 साल के आसपास जो प्रजनन क्षम वय है, उसमें प्राकृत है कि वैवाहिक क्रिया होना। अगर उनमें नहीं हुई या अत्यल्प हुई तो भी निग्रह है, वो भी स्त्रोतोदृष्टि का कारण है। व्यवहार में हम देखते हैं कि यही पॉजिटिव फैक्टर होके बहुत सारे आर्तव स्त्रोतस की व्याधि हमें दिखाई देते हैं। और तीसरा ये जो कारण है अतिमैथुनात्, अतियोग भी स्त्रोतोदृष्टि का कारण होता है। जैसे अतिचरणा योनिव्यापद, अचरणा और भी बहुत सारी योनिव्यापद में से भी है, वातदृष्टि, स्थानिक, सार्वदेहिक, ये सब हम व्यवहार में देखते हैं। अतिमैथुन ये भी कारण है। और शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म, इनके उपद्रव स्वरूप भी स्त्रोतोदृष्टि के रचना कार्य में विकृति आती है। व्यवहार में जो हम एशरमन सिंड्रोम देखते हैं, ये उसका एक उत्तम उदाहरण है। शस्त्र कर्म से आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है शुक्र दृष्टि से आर्तव स्त्रोतस की दृष्टि। ये एक्चुअली दोष, शुक्र ये दोष नहीं है, दोष यहाँ ये मतलब है शुक्र की दृष्टि से। शुक्र धातु की अगर दृष्टि हो गई, मतलब ये यहाँ पर शुक्र जो है वो पुरुष शरीर का ही शुक्र यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि जो गर्भधारण क्षम है। यहाँ पर जो लास्ट लाइन दी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। स अपत्य जो होने वाला संतान है उसको भी बाधा कर देता है, उसमें भी विकृति, या तो वो गर्भ अस्तित्व में ही नहीं आता या फिर रोगिम व क्लीबम अल्पायु विरूपम व प्रजायते। इस ऐसे दूषित शुक्र से, पिता के दूषित शुक्र से जो संतान उत्पत्ति होगी, एक तो नहीं होगी, क्लैब्यम हर्षणम रहा तो होगी नहीं, और अगर हो गई तो वो अपत्य
या तो हमेशा के लिए रोगी रहेगा या वो अपत्य क्लीब होगा। पहला जो क्लेब्य पहली लाइन में उन्होंने दिया है वो शुक्र जिसके शरीर में शुक्र दृष्टि है वो पिता के बारे में ये क्लेब्य लिखा है, और दूसरी लाइन में जो क्लीबत्व है वो उसके अपत्य का है। बीज दृष्टि से, ऐसे दूषित बीज से जो अपत्य पैदा होगा वो या तो रोगी होगा या क्लीब पैदा होगा या अल्पायु होगा, बीज दृष्टि की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी जी नहीं पाएगा। और विरूप, विरूप मतलब कोई ना कोई सहज विकृति, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी उसमें होगी। तो व्यवहार में भी हम ऐसे संतति, ऐसे लोग देखते हैं तो उसका कारण शुक्र दृष्टि भी हो सकता है। ठीक है, तो माता के शरीर में, स्त्री के शरीर में कोई पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ है, कोई उसमें दोष नहीं, फिर भी शुक्र की दृष्टि से ये आर्तव दृष्टि हो सकती है। और भी तीसरी लाइन में जो दिया है न च अस्य जायते गर्भ, एक तो गर्भधारणा होगी नहीं, तो वंध्यत्व की चिकित्सा माता स्त्री और पुरुष दोनों में क्यों करनी चाहिए, तो शुक्र दृष्टि से भी ये होता है, ये भी यहाँ इस सूत्र में बताया गया है। और भी आगे ये जो कहा है गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि, प्रस्रवती गर्भस्राव का मतलब है 4 महीने से पहले जो स्राव होता है, 4 महीने के बाद अगर 7वें महीने से पहले, जीवन क्षमता आने से पहले अगर गर्भ गिर गया तो वो होता है गर्भपात। तो बार बार गर्भस्राव गर्भपात होना, इसका कारण केवल स्त्री शरीर में नहीं है, उसके लिए शुक्र दृष्टि भी जिम्मेदार है। तो आर्तव स्रोतस की दृष्टियों में उसके परिणाम दिखते हैं आर्तव स्रोतस में, लेकिन कारण होता है पुरुष शरीर में, शुक्र में। तो इसलिए लास्ट लाइन जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। नरम का मतलब जिसके शरीर में शुक्र दृष्टि है वो तो बाधित होगा ही होगा, उसके साथ उसकी पत्नी या जो उसकी पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर है, वो भी बाधित होगी, बार बार गर्भस्रावपात, हैबिचुअल एबॉर्शन जैसा हम कह सकते हैं। और स अपत्य, अपत्य भी रोगी भी होगा, क्लीब होगा, अल्पायु विरूप, इस तरह से। तो ये जो लास्ट लाइन है चरक सूत्र स्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो व्यवहार में पॉजिटिव फैक्टर्स ढूंढने में और उसके हिसाब से चिकित्सा करने में ये हम व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं। शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम। शुक्र दृष्टि से अर्थव स्रोतस दृष्टि, दृष्टि होती है कहीं और लक्षण दिखते हैं किसी दूसरे शरीर में। अब आगे का मुद्दा है रजोव स्रोतस विकृति के सामान्य कारण का दूसरा मुद्दा। चरक चिकित्सा स्थान योनि व्यापद अध्याय जो है 30वां, तो उनमें एक बेसिक लाइन जो हम कहते हैं कि पूरे के पूरे स्त्रीरोग प्रसूति तंत्र, अगर आयुर्वेदिक स्त्रीरोग प्रसूतिज्ञ आपको होना है तो ये जो सूत्र है वो एज अ बेस लाइन आप ले सकते हैं। न ही वाताद्रुते योनिम नारीणाम संप्रदुष्यते। त्रैवर्ता योनि की जो सारे कार्य हैं वो अगर सुचारू रूप से उसमें कोई खराबी ना हो, आगे जाके ऋतुचक्र, रजत चक्र, प्रसूति, सूतिका अवस्था, गर्भिणी अवस्था, ये सारे के सारे सॉफ्टली हो जाए, ऐसा अगर चाहिए तो उस शरीर में शुरू से ही, बचपन से ही वात दोष, ये अनुलोमित, खास करके अपान वायु, ये अनुलोमित रूप में, प्राकृत रूप में ही होना चाहिए। इसी तरह से उसकी परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या, रजस वाला परिचर्या, जो सारे नियम बताए गए हैं वो इसके इस तरह से इतने आगे का सोच के बनाए गए हैं। न ही वाताद्रुते, वात दृष्टि के बिना त्रैवर्ता योनि में विकृति संभव ही नहीं है, ये इस सूत्र का अर्थ है। और एक आगे का एक सूत्र है आगे का मुद्दा है रजोव स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण। अगर हमने 3 कार्य उसके देखे कि कौन से कार्य है रजो स्रोत, ऑब्वियसली उन्हीं कार्यों में विकृति होगी, यही इस स्रोतस के सामान्य विकृति के लक्षण है। सुश्रुत चार्यस्थान में ये 3 लक्षण प्रमुखतया दिए हैं। तत्र विद्याया मैथुनासहत्वम वंध्यत्वम आर्तव नाशश्च। कष्टसंग, अपत्यहीनता और रजक्षय, ये 3 लक्षण ऑब्वियसली इस स्रोतस की विकृति के लक्षण हैं। एक लाइन हमने अभी अभी पढ़ी कि न ही वाताद्रुते योनिम नारीणाम संप्रदुष्यति, ऑब्वियसली उसका अर्थ यही है शमयित्वा तम अन्यस्य दोषस्य भेषजम कुर्यात्। अगर वात दृष्टि के बिना अर्थव दृष्टि, स्रोतो दृष्टि नहीं होती तो उसकी सामान्य चिकित्सा सूत्र स्रोतो दृष्टि का सबसे पहले वात शमन और उसके बाद जो अनुबंधी दोष है उसकी चिकित्सा यही होगा। तो ये अर्थव स्रोतस चिकित्सा का सामान्य सूत्र है। इसके बाद जो मुद्दे आते हैं अर्थव स्रोतस का रचना शारीर और क्रिया शारीर। रचना शारीर में हम त्रैवर्ता योनि की रचनाएं हम समझ लेंगे। क्रिया शारीर में सारी जो क्रिया है, प्रथम रज प्रवृत्ति का आना, फिर रजत चक्र
उसमें रजस्वला अवस्था, ऋतुमती अवस्था, ऋतव्यतीत काल अवस्था, फिर गर्भिणी अवस्था, प्रसव अवस्था, सूतिका अवस्था, रजो निवृत्ति और उसके बाद का थोड़ा काल, इसके बारे में सब हम अभ्यास करेंगे वो अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, उपयोगी लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।